अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी न्यू ईयर। और सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच 2025 में आपको खुश आमदीद। सूरज तुलू हो चुका है। कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि 2024 का शो मैंने आपके साथ नहीं करना और ना आपने मेरे साथ, वो आखिरी था। लेकिन आज फिर हम लोग आपके साथ हमने इरादा किया कि हम पैचअप कर लेते हैं वापस। एग्जैक्टली, हमने ये इरादा कर लिया और बहुत ही हम जोश और वलवले के साथ आपके सामने मौजूद हैं 2025 में। और 2025 के लिए आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपके लिए ये साल जो है बहुत अच्छा साबित करें, हमारे मुल्क के लिए अच्छा साबित करें। और जिस तरह से आपका प्यार हमें 2024 में मिलता रहा और हमें आप यहाँ पर साथ देखते रहे, इसी तरह हम चाहते हैं कि 2025 में भी आपका प्यार हमें ऐसे ही मिले। बिल्कुल ऐसी है। और क्या रेजोल्यूशंस है आपकी 2025 मेरी के तो हवाले ये से? रेजोल्यूशंस हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं मैंने, मेरी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मेरी मतलब आप ये कहें कि मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मुझे, और मेरी बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जिनको मुझे पूरा करना है। तो आपकी दुआएं की ज़रूरत है मुझे। अगर इन लोगों की दुआएं और आपकी दुआएं मुझे मिलती रहेंगी तो वो पूरी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, रेजोल्यूशंस की बात होती है तो गजल ने तो आपको अपनी रेजोल्यूशंस बता दी। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होगी कि हमारा और आपका जो रिश्ता है ये दिन ब दिन मुस्तहकम हो। एज ए व्यूअर आप हमें पसंद करें, एज ए एंकर या फिर एज ए कंटेंट क्रिएटर हम आपको वो तमाम तर चीज़ों से आगाह कर सके जो आप चाहते हैं। और यही हमारा एक सफ़र है, क्योंकि हमारी जो जॉब है उसकी नौयत बहुत ही अनोखी है, क्योंकि हमने आवाम के साथ इंटरेक्ट करना होता है और आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपके जज्बात की तर्जुमानी भी करेंगे और आपके साथ पूरे साल में ऐसे ऐसे बेहतरीन सेगमेंट्स पेश करेंगे, एक मुनफरिद एंगल तमाम तर खबरों का, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हों, करंट अफेयर हो या फिर डिफरेंट खबरें हों, उनका एक डिफरेंट एंगल पेश करने की कोशिश करेंगे। और मेरा तो सबसे बड़ा रेजोल्यूशन ये है कि मेरी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ किस तरह से खुश रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने इस रेजोल्यूशन पे पूरा उतरूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपके अपने भी कुछ ऐसी सोच होगी, ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आपने पाया तकमील तक पहुंचाना होगा। मेरा वैसे 2025 के हवाले से ये है कि मैंने सफ़र ज़्यादा करना है। और कोशिश ये करूंगा कि अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ 2 से 3 पाकिस्तान के टूर और 1 आध या 2 टूर इंटरनेशनल भी करूं, ताकि वो जो सफ़र का सिलसिला था मेरा 2022 में आके स्टक हो गया था। पिछले 2 साल बिल्कुल काम में इतना ज़्यादा महव रहा मैं ABN न्यूज़ के साथ, और फिर अपनी कुछ मसरूफियात थी। तो ये चाहूँगा कि मेरी जो ट्रैवलिंग है वो वापस से बहाल हो। चले इंशाल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह आगे बढ़ते जाएं और अपने नाज़रीन के लिए भी हमारी यही दुआएं हैं। आज हम चलेंगे जी, अब आपको 2025 है चूंकि, तो हमारे पास बहुत कुछ है 2025 से रिलेटेड भी बताने के लिए। ऐसा ही है, क्योंकि कल रात को आज सुबह तक जो है वो जिस तरह से सूरज तुलू होते रहे जगह जगह मुख्तलिफ कंट्रीज में, वो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साल 2025 का आगाज हो गया बाकायदा तौर पर। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, पेशावर में नए साल का आगाज आतिशबाजी से किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। और 2025 के आगाज पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी कौम को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश की है। बिल्कुल ऐसी आसिफ अली जरदारी के साथ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी कौम और आलमी बरादरी को साल नौ के मौके पर मुबारकबाद पेश की और मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में साल 2024 के इख्तिताम पर गुरूब आफ्ताब देखा गया। मुल्क के माशी हब कराची समेत लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में शहरियों ने इन मनाजिर को देखा और कैमरे में अक्स बंद किया। जी हाँ, इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान से रिलेटेड हमने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ, तो अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो वहां पर भी सबसे पहले नए साल की आमद हुई। और न्यूजीलैंड में साल नौ का आगाज ऑकलैंड शहर के स्काई टावर से जो है हुआ और वहां से आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला बड़ा और मारूफ मुल्क है जहां पर ऑकलैंड वो पहला शहर है जहां साल नौ का आगाज सबसे पहले हो जाता है। तकरीबन 3 बजे का 3:30 बजे का ये टाइम होता है जब वहां पर जो है वो साल नौ का आगाज होता है। और 2025 के आगाज पर ऑकलैंड स्काई टावर पर आतिशबाजी का इतना जबरदस्त मुजाहरा किया गया था कि एक बड़ी तादाद थी वहां पर लोगों की, और आसमान रंगो नूर से नहा गया था। और इसके साथ साथ जो शहरी थे उन्होंने सबको एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गले लगाया और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। बिल्कुल ऐसी है। न्यूजीलैंड का आपने जिक्र किया तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी साल नौ का आगाज न्यूजीलैंड के बाद होता है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया का आगाज है ये शायद पाकिस्तान में और इस खित्ते में बहुत ज्यादा मशहूर है।
ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के आगाज ने उफक पर रंग बिखेरे, जहां सिडनी शहर में हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी का मुजाहरा देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात की जाए जनूबी कोरिया में त्यारा हादसे के बायस 9:30 पर शोक का समा था और जनूबी कोरिया में नए साल का जश्न त्यारा हादसे के बायस रवायती जोशो खरोश से नहीं मनाया गया था। इसी तरह और आपको ये भी ख्याल हो कि 29 दिसंबर को जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर त्यारा तबाह होने के नतीजे में 179 जो लोग थे वो शहीद हो गए थे और उस वाक़े की बिना की वजह से जो है वो शोक का ऐलान किया गया था। 7 रोज़ा शोक का ये ऐलान था। इस वजह से जो है वहाँ पर उस तरह से तकरीबात नहीं की गई जिस तरह से होती हैं एज यूजुअल जो हम देखते हैं हमेशा की तरह। तो ये तमाम तर हमने आपको बताई। अब हम जिक्र करते हैं जापान का। जापान को हम कैसे भूल सकते हैं जी, इतना ज़्यादा वो डेवलप मुल्क है। 2025 के हवाले से अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ का जो शहर टोक्यो है वहाँ पर नए साल का आगाज़ रिवायती अंदाज से घंटी बजा कर किया गया। जबकि लोग जब घंटी बजती है तो फिर वो सारे जमा होते हैं, टेम्पल पर आते हैं, फिर इबादत करते हैं, इबादत की गर्ज से जमा होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वेलकम करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो इस साल पूरी हो जाए, मुश्किलात कम हो जाएं और इस तरह ये सिलसिला फिर आगे चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है और सारे नौ का आगाज हो चुका। पाकिस्तान समेत दुनिया के जो मशहूर मुकामात थे उनके हवाले से हमने आगाह किया। एक बार फिर मेरा ख्याल है आखिरी दफा कहना पड़ेगा आखिरी दफा हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जी हम उम्मीद करते हैं कि भाई जी आज जो हमारे पास स्टोरीज हैं वो आपको पसंद आएंगी, है ना? एग्जैक्टली। और मुझे लगता है आपकी जो खुशी है वो देख के कि मुझे अब ये फील होना स्टार्ट हो चुका है। स्पोर्ट्स की खबर जब भी आप शेयर करती हो आपके चेहरे पे ऐसी खुशी होती है। मुझे लगता है आप स्पोर्ट्स की खबर शेयर करेंगी और उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, इससे पहले ना हमेशा से जब हसनैन ये खबर शेयर करते थे तो मुझे पता होता था उनकी खुशी देखकर कि अब ये खेल की खबर शेयर करने लगे हैं। लेकिन आज इनको ये वाइब्स आ रही हैं कि मैं जिस तरह से खुश हूँ मेरे पास कोई खेल की खबर है। तो जाहिर है वो थोड़ा सा सोबत का असर भी हो जाता है साथ बैठ के। मुझे भी थोड़ा सा खेल में इंटरेस्ट उस तरह से पैदा हो गया है। आपके साथ जो खबर शेयर करने वाले हैं जी बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ियों की तारीखी फतह हुई है। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में पाकिस्तानी नौजवानों ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है और 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल्स भी जीत लिए हैं और इस कामयाबी ने ना सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि इस बात का भी सबूत दिया है कि हमारी नौजवान नस्ल में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। और ये कामयाबी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए इन खिलाड़ियों की मेहनत जज्बे का नतीजा है। बिल्कुल ऐसी है और ये जीत बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों की पजीराई करती है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि 2024 में हमने क्या किया और उसमें जो क्रक्स थे उस डिस्कशन के वो यही था कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चाहे आप अरशद नदीम की बात करें, नूर दस्तगीर भट्ट की बात करें या फिर जितने भी इंडिविजुअल हमारे एथलीट्स थे उन्होंने पाकिस्तान की जो फतुहात हैं उनमें इजाफा भी किया और पाकिस्तान का जो सब्ज हिलाली परचम है उसको पूरी दुनिया में रोशन किया। और एक बार फिर 2025 के आगाज में एक अच्छी खबर गजल ने हमारे साथ शेयर की। अब एक अच्छी खबर मेरे पास है पंजाब से। पंजाब में माहौल दोस्त 2025 जैसे ही शुरू हुआ हमारे पास अच्छी खबरों की भरमार आ गई है। मैं कहता हूँ बुरी खबर देनी नहीं चाहिए, है ना? अच्छी खबरों के अगर हो भी तो फिर भी नहीं देते, उनको साइडलाइन अगर हुई भी तो हम उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में पेश कर देंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पंजाब में माहौल दोस्त ई टैक्सी सर्विस का आगाज हुआ है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में माहौल दोस्त ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान किया जो पाकिस्तान में साफ तवानाई के फरोग की जानिब एक बड़ा कदम है। यह सर्विस चीन के इलेक्ट्रिक टैक्सी मॉडल से मुतासिर होकर तैयार की गई और इसका मकसद शहरियों को सस्ती, आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराम करना है। सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस मंसूबे को तेजी से अमली जामा पहनाने की हिदायत दी हैं और इस हवाले से सूबाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ कंपनियों से मशावरत भी शुरू की है। इब्तदाई तौर पे ये गज़ल जो सर्विस है ये लाहौर में और दीगर जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे मुतारिफ करवाई जाएगी और फिर इसको मुल्क के दीगर हिस्सों में कह सकते हैं या फिर पंजाब के बड़े शहरों तक इसको तोसी दी जाएगी। अच्छा जी, तो फिर अगर जिस तरह से आपने खबर शेयर की लाहौर के हवाले से तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। इन्हीं वजूहात की वजह से होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी। अब नौजवानों के लिए ज़ाहिर रोजगार भी फराहम होगा। 2025 का ये पहला बड़ा इनिशिएटिव है जो लाहौर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है। उम्मीद करते हैं सॉरी पंजाब की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया लेकिन तस्सीह करता चलूं लाहौर की गवर्नमेंट ये। अब मैंने आपसे कहा ना सोबत का भी असर होता है। अब आप मेरी साथ में इस्लाह भी करते रहते हैं और मुझे सिखाते भी रहते हैं। आपने बात अच्छी की कि लाहौर की गवर्नमेंट डेवलपमेंट वो सारी वहीं पे डेवलपमेंट तो वही होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब ये मंसूबा शुरू कर दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो और फिर उसके बाद इसमें से मौके भी बहुत ज्यादा मिलते जाएं। इसी तरह जिस तरह अब आपने लाहौर की खबर शेयर की है तो मैं आपको एक और अच्छी खबर देती चलूं। पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
सफर के लिए नए मौके अब आपको मिलने वाले हैं। आपको पता है कि 132 कंट्रीज में जाकर वही मैं आपको बताने लगा था। आप ये कह सकती हैं कि अगर आपके पास पाकिस्तानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किन 132 ममालिक में ड्राइविंग कर सकते हैं। जी हाँ, और बहुत आसानी से। लेकिन आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पाकिस्तानी शहरियों के लिए बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है। 2025 के साथ ही हम अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपके लिए लेकर आए हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके दुनिया के 132 ममालिक में कानूनी तौर पर आप गाड़ी चला सकते हैं और ये इकदाम पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफरी और कारोबारी मौके को वुसअत देगा। जबकि लाइसेंस हासिल करने के लिए चंद आसान सी आपको जो है शराइत है उनको पूरा करना होगा, जिसमें आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड और मकामी ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करना आपको ज़रूरी होगा। ये दस्तावेजात हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने देने होंगे। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत हो सकती है। ज़ाहिर है वो फिर एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए नीडी है। तो जी, जदीद और आसान तरीक़ेकार के जरिए ये अब आपको जारी कर दिया जाएगा लाइसेंस, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा, नज़र का टेस्ट और ट्रैफिक साइंस का इम्तिहान भी शामिल है। बिल्कुल ऐसी है जी, ये तमाम तरह इम्तिहानात आप देंगे। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छी खबर है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जिनेवा कन्वेंशन के तहत जितने भी ममालिक हैं वहां पे ये अप्लाई होता है और 132 ममालिक में आप जाके पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस, अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 1 साल के लिए ड्राइव कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे ममालिक आपको ऑफर करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप ये ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा लाखों रुपए आपके अखराजात होते हैं। आप अगर बाय ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें ना, ड्राइविंग लाइसेंस का उसूल किसी शहरियत से कम नहीं होता। तो इस वजह से ये बहुत ही हौसला अफजा खबर है जो कि हमने शेयर की और हमारे जो परदेसी भाई हैं उनको इस खबर से बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको एक ऐसी खबर बताता हूँ। 2025 है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस की बात की तो मेरे ज़हन में सऊदीया आ गया। और जब सऊदीया की बात होती है तो रोजगार के सिलसिले में लोग सऊदीया जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। अब सऊदीया वाले पाकिस्तान आ रहे हैं और वो यहाँ पे आके ऐसी मनसूबाबंदी करेंगे कि रोजगार लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, तो ये तो फिर बहुत अच्छी खबर आप देने वाले हैं फिर। एग्जैक्टली। रेकॉर्डिंग मंसूबे में सऊदी अरब की अहम सरमायाकारी मुतवक्को है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के रेकॉर्डिंग मंसूबे में $540 मिलियन की सरमायाकारी करते हुए 15% हिस्सा हासिल कर लिया है। ये सरमायाकारी 2 मराहिल में मुकम्मल की जाएगी, जिसमें पहले मरहले में $330 मिलियन के एवज 10% और दूसरे मरहले में $210 मिलियन के एवज 5% हिस्सा हासिल किए जाएंगे। अच्छा। और इसके साथ ही सऊदी अरब का तरक्याती फंड बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को फरोग देने के लिए मजीद $150 मिलियन फराहम करेगा। रेकॉर्डिंग मंसूबा दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में शामिल होता है और इस मंसूबे के जरिए पाकिस्तान की मईशत को गैर मामूली फरोग मिलेगा। अच्छा, कल भी हमने मईशत के हवाले से एक अलग से सेगमेंट किया था और जब हमारे साथ हारून शरीफ साहब मौजूद थे तो वो यही कह रहे थे कि वैसे 2023 के मुकाबले में 2024 जो था वो मईशत के एतबार से इंडिकेटर्स में अच्छे आए, लेकिन हाँ स्टेबल था। अब आगे भी हम स्टेबिलिटी की तवक्को कर रहे हैं। जिस तरह से सऊदी अरब से यहाँ पर सरमायाकारी आएगी, रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की वो जो हम लोग हमेशा से एक चीज डिस्कस करते थे ना कि नौजवान का पहली प्रायोरिटी क्या है कि वो बाहर जाके कमाने का सोच रहे हैं, शायद वो थोड़ी सी अब कम हो जाए। ऐसे ही है। तो अब आपने सऊदी अरब की बात की है तो मैं भी मुझे लगता है आप भी सऊदी अरब की बात करेंगे। मैं भी उसी से रिलेटेड आपको खबर देने वाली हूं। आगे नहीं निकलने देती। नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ये बात आप याद रखें। सऊदी अरब में हाइड्रोजन पावर बसों का आगाज कर दिया गया है। सऊदी अरब ने अपने पहले हाइड्रोजन पावर बस मंसूबे का आगाज कर दिया है जो मुमलिकत के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी करता है। और ये जो बसें हैं ना सिर्फ कार्बन के अखराज को कम करेंगी बल्कि तवानाई के जदीद और माहौल दोस्त ज़राए को भी फ़रोग देने में भी मददगार साबित होंगी। और ये इकदाम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है जिसका मकसद साफ तवानाई के जरिए पायदार तरक्की हासिल करना है। सऊदीया जैसे पाकिस्तान आकर हमारे लिए बहुत से फ़ायदे हमें देगा, इसी तरह वो अपने मुल्क में भी ज़ाहिर है बहुत से डेवलपमेंट्स करेगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये बसें जो हैं वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम भी है। और इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो आलमी सतह पर सऊदी अरब की क़यादत को मजबूत भी करेंगी। ज़ाहिर एक इमेज अच्छा बिल्ड हो जाता है कि आप अपनी कंट्री में इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सऊदी अरब वैसे भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डिजिटल हो रहा है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं जो कि इससे पहले हमने सऊदीया में नहीं देखी। मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं, औरतें वहाँ पे अब गाड़ी चला सकती हैं और इस तरह की खबरें हमें अब सऊदीया से बहुत तवातुर से आ रही है क्योंकि वो एकदम से ही शिफ्ट हो रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ऑयल से उन्होंने शिफ्ट करना है टूरिज्म पे, तो इस हवाले से उनको बड़े वास्ट लेवल पे इस तरह के इकदाम करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक और अच्छी खबर है। डिजिटल दुनिया की बुनियाद किसने रखी? जब भी हम ये सवाल करते हैं
तो हमें शायद जवाब हम यही सोचेंगे कि किसी यूरोपियन ने रखी या किसी अमेरिकन ने रखी या किसी चाइनीज वही ने के रखी। लोग हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखने वाले अजीम साइंसदान मुसलमान थे और उनका नाम था अल ख्वारिज़मी। अगर अल ख्वारिज़मी जैसे मुसलमान साइंसदान ना होते तो आज के सोशल मीडिया की शक्ल शायद बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ होती। नवीं सदी के इस अजीम रियाजीदान ने अलजबरा और एल्गोरिदम्स की बुनियाद रखी, जो आज के दौर में कंप्यूटर्स, मोबाइल्स फोन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर को चलाने वाले बुनियादी सतून हैं। अल ख्वारिज़मी के काम ने ना सिर्फ रियाजी और साइंस के मैदान में इनकलाब बर्पा किया, बल्कि जदीद कंप्यूटर साइंस के लिए भी बुनियाद रखी। और इनकी तहकीक साबित करती है कि पुरानी तहजीबों के इल्म और हिकमत ने आज की टेक्नोलॉजी को किस तरह से मुतासिर किया। अच्छा, इससे पहले आपको याद है हमने एक दफा पहले भी ये खबर शेयर की थी और आपने कहा था कि आपको मैथ्स नहीं पसंद और मैंने कहा था मुझे भी नहीं खास पसंद। हाँ, exactly. और आप वो भी देखें साइंसदान कि मुसलमान थे। हाँ, वो भी साइंसदान मुसलमान थे। और अब देखें कि जिस तरह से इन्होंने, आपको पता है जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर में भी चीज लिखते हैं ना, तो वो हमारी जो लैंग्वेज लिखने वाली होती है वो कंप्यूटर को वो समझ नहीं आ रही होती, बल्कि वहां पर बाइनरी कोड चल रहा होता है, 01100001, इस तरह से वो कोड एक चल रहा होता है। तो ये जो हम अपनी सोशल मीडिया की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये भी इसी तरह से पीछे एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। हम जो लिखते हैं वो चीज पीछे नहीं चल रही होती, बल्कि बैकग्राउंड पे कुछ और चल रहा होता है। तो ये साइंसदान थे जो मुस्लिम साइंसदान, कितना अच्छा इनका कारनामा था कि आज हम लोग बहुत खूबसूरती से इलैबोरेट किया कि पीछे जो डिजिट्स चल रहे होते हैं ना, तो वो अल ख्वारिज़मी नहीं बनाए थे। एग्जैक्टली। और आज जो है वो, हम वैसे तो मैथ्स को और एल्गोरिथम्स को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन इन्हीं की बिना पर हमारा जो है वो आज हम फोन भी इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया ऐप्स भी करें। ऐसा ही है। तो जी, अब मैं आपको लिए चलती हूँ, एक इंसानियत की मिसाल है। जैसे 2025 जिस तरह शुरू हुआ ना, अच्छी अच्छी खबरों की भरमार हो गई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो बहुत ज़बरदस्त खबर है, ये पढ़कर मैं बहुत इंस्पायर हुई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। डॉक्टर भक्ति यादव जो हैं, उन्होंने इंसानियत की खिदमत की जिंदा मिसाल कायम कर दी है। ठीक है, दैट इज वेरी अमेजिंग। एग्जैक्टली। मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगी तो आपको ज़्यादा अमेजिंग ये खबर लगेगी। एक्चुअली में खबर ये है कि डॉक्टर भक्ति जो है, जो 93 साल की हैं, मतलब इतनी ज़्यादा, हाँ 93 साल जो है, थोड़ी सी उर्दू की वो गिनती में ना मैं आगे पीछे हो जाती हूँ। मैं साथ हूँ ना, आप है ना साथ, इसलिए मैं तेरा गम मेरा गम एक जैसा। तो जी, मैं आपको ये बता रही थी कि उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एज में, 93 साल की उम्र में ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है। इंसानियत की खिदमत की एक शानदार मिसाल है। 1948 से लेकर आज तक वो बगैर किसी मुआवजे के मरीजों का इलाज कर रही हैं। इस एज में जब इंसान को खुद जरूरत होती है टेक केयर की, खिदमत की, तो वो दूसरों की मदद कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं। और ये सिर्फ मुतासिर कुन दास्तान उनकी नहीं है, बल्कि हमें खिदमत खल्क का हकीकी मतलब भी समझाती हैं। डॉक्टर भक्ति ने अपनी ज़िंदगी का हर जो लम्हा है ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर रखा है, जो इस बात की भी अलामत है कि इंसानियत की खिदमत उम्र, वक्त या हालात की पाबंद नहीं होती, बल्कि 68 साला खिदमत ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में इंसानियत के लिए एक मिसाली नमूना है। बिल्कुल ऐसी है गजल। और ये जो 70 साल हैं उन्होंने तकरीबन वक्फ कर दिए इंसानियत की खिदमत में। डॉक्टर थे, बहुत कुछ कमा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इंसानियत की खिदमत को उन्होंने फोकियत दी। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। वापस आएंगे और फिर कुछ और इश्यूज हैं, कराची के इश्यूज हैं, उनके हवाले से बात करेंगे और साथ ही वेदर अपडेट्स भी आपको देंगे, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जो वेदर है वो जनवरी से बारिशें स्टार्ट होंगी। तो अब जनवरी आ चुके हैं, अब देखते हैं कि जेल से आगे बारिशें स्टार्ट होती है नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इससे पहले सोशल स्टोरीज का एक सेगमेंट था, लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे कराची की सूरत हाल से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पर धरने जो है वो कई मकामात पर ख़त्म करवा दिए गए और कहीं पर जारी हैं। मजलिस वादुतुल मुस्लिमीन MWM ने कराची में पारा चिनार के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए धरने दिए, लेकिन उन पर पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठी चार्ज ने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा कशीदा कर दिया और कल बहुत ज़्यादा सूरत हाल हमें ख़राब नजर आई। MWM की क़यादत ने इन इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हुए धरनों को मज़ीद मुनज़्ज़म करने और उनका दायरा सिंध भर में फैलाने का ऐलान किया है। नुमाइश चुरंगी की बहुत बुरी हालत थी, वहाँ पर शेलिंग जारी थी, शीशे तोड़े जा रहे थे, पथराव भी किया जा रहा था। और नुमाइश चुरंगी पर अल्लामा हसन जफर नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम से मज़ीद यकजहती की अपील करते हुए पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का भी निशाना बनाया। और ये धरने पारा चिनार के अवाम के मसाइल को उजागर करने के लिए दिए जा रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन शहरी जिंदगी भी मुतासिर हो रही है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। इस वक्त कराची में धरने और पुलिस कार्रवाई की क्या सूरत हाल है, हसनैन, ये हम जानेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बिलाल खान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आप हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ,
बिलाल अली, हम आपको हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन कराची में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ से धरने ख़त्म हो चुके हैं और कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी भी धरने हो रहे हैं। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और देखने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर। देखें, कल जो कराची की सूरत हाल थी ना, कल तो इंतहाई खराब थी। सुबह के टाइम जो कराची के 2 मकामात थे, 13 मकामात पे टोटल जो धरना दिए जा रहे थे, 10 मकामात पे तो कल पुलिस ने जो है खत्म करवा दिए थे। 3 ऐसे मकामात थे जहां धरने जारी थे, जिसमें सबसे पहले नुमाइश चौरंगी था जो मरकजी इनका धरना था वहां, उसके बाद अपना अबुल हसन असवानी रोड वाला था और दूसरा समामा रोड वाला था। ये 2 धरने थे। इस पे पुलिस की जानिब से जो है धरने खत्म करवाए जा रहे थे, शेलिंग की जा रही थी। उसके बाद वो फिर झड़प मुजाहिरीन की जानिब से भी झड़प की जा रही थी, फिर पुलिस की जानिब से वक्फे फकीर जारी था। खुद देर बाद फिर जो नुमाइश पे अल्लामा हसन जफर साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर वहाँ पुलिस भी भारी नफरी मौजूद थी। कुछ देर बाद फिर हमने देखा कि पुलिस की जानिब से नुमाइश चौरंगी की जो धरना था वहां पर पुलिस की और भारी नफरी पहुंची और वहां पे जो धरना था उसको जो खत्म करवाया गया। वहां पे मुसलसल जो शेयरिंग की गई है वो एक खतरनाक अलमिया था। उसके बाद जितने मुजाहिरीन थी उनकी जानिब से भी जो है मुसलसल पथराव किया जा रहा था, पुलिस की जानिब से किया जा रहा था। कराची के जितने मकामात थे तमाम मकामात से जो खत्म करा दिए गए थे। जो असल नुमाइश का मरकजी धरना था ना, वहां पर जो रात देर तक जो है वो चलता रहा है। उसके बाद फिर जो दूसरी मजहबी जमात है वो भी बैठ गई। फिर जो कराची के जो शहरी हैं वो जो रुल के रह गए थे। उसके बाद रात देर तक अल्लामा हसन जफर साहब को भी उससे जख्मी हुए। फिर उसके बाद रात देर तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सिंध हुकूमत के नुमाइंदे थे उनको शदीद तनकीद के निशाना बनाया। उनके कहना था कि हुकूमत वफ़द ने हमारे एहतजाज को आइडियल करार दिया था और हुकूमत नुमाइश पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मौलाना हसन सफर को भी जख्मी किया। नुमाइश चौरंगी में पुलिस की जानिब से जुल्म किया गया है। पुलिस चीफ भी झूठा आदमी है, उनकी जानिब से ये कहा गया है। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि ये तो मौक़िफ़ MWM का आ गया, लेकिन जब सिंध हुकूमत से हम बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमने धरने ख़त्म करवा दिए, बहुत सारी सिचुएशन क्लियर हो चुकी है। सो धरनों का MWM कहती है हमने धरने अब पूरे सिंध में बढ़ाने। सो एक्चुअल सूरत हाल क्या है? कितने धरने खत्म हुए, कितनी जगहों पे धरने खत्म और कितनी जगहों पे अभी भी जारी हैं? अच्छा, अभी देखिए 4 जगह पे धरने जो जारी हैं और नुमाइश चौरंगी सबसे जो उनका मेन मरकज है। उसके बाद उसके आने और जाने वाला दोनों रोड उनके पैक हैं। कल रात भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से कहा कि अब पूरे सिंध पूरे पाकिस्तान भर में हम जो धरने करेंगे और किसी की कोई मजाल नहीं कि हमें खत्म करे। और आज जो है इनकी जानिब से भी किया जा रहा है यौम सियाह मनाएंगे हम। और इस वक्त जो अभी धरनों की सूरत हाल बताऊं, 4 जगह पे जो धरने हैं वो जारी हैं, जिसमें नुमाइश चौरंगी है, अबुल हसन असवानी रोड है, कामरान चौरंगी है और वाटर पंप पे जो है वो ये 4 धरने जो है वो जारी हैं। अच्छा, दूसरी मजहबी जमात की बात की जाए, वहां पर भी जो मुख्तलिफ जगहों पे जो है उनके धरने जारी हैं, जैसे गुलबाई हो गया, सोराबगोड हो गया और दीगर जगहों पे जो है वो उनके धरने जारी हैं। जी अच्छा बिलाल, ये भी बताएं कि कोई ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है, क्योंकि अल्टरनेट रूट कोई बताए गए हैं तमाम रास्ते जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत थी कल भी कराची में। अच्छा गजल, देखें बात दरअसल ये कराची के ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतबादिल रास्ते तो जरूर बताती है और है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन कराची की जो सूरत हाल है, कराची की जो सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो पूरा टूट फूट का शिकार है। अगर गलियों से भी निकले, अगर दीगर जगहों से भी निकले, पूरे कराची के रोड इस कदर टूटे हुए हैं कि अगर जो ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रास्ते बताए ना वहां से गुजरते हैं तो वो टूटा हुआ है। और रश भी बढ़ जाता होगा फिर वहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक जगह पे ट्रैफिक का दबाव इस कदर शदीद दबाव हो जाता है कि मिनटों का जो सफर होता है ना, अगर मुतबादिल रास्तों में भी 10 मिनट का 15 मिनट का सफर तो घंटों में तय किया जाता है। खवातीन ऑफिस जाने वाली, घरों जाने वाली, वो इंतहाई अजियत के शिकार हो जाती है। फिर कारोबार के जाने वाले लोग हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो जो मिनटों वाला 10 मिनट 15 मिनट वाला सफर है ना, वो घंटों में तय किया जाने वाला है। तो इस वजह से धरनों की वजह से तो शहरी जो है वो इंतहाई अजियत के शिकार हो गए हैं। हम खुद ऑफिस से जाते हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड से निकलते हैं तो आगे जाके फंस जाते हैं। आखिर में बिलाल ये बताएं कि अब कोई मुज़ाकरात की सूरत हाल बन सकती है, कोई सेटल डाउन होगा मामला, ऐसा कुछ नजर आ रहा है?
देखें, जिस तरह MWM की बॉडी लैंग्वेज से लगता है, तो अब तो लगता नहीं है कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। उनका कहना है कि जब तक पारा चिनार में धरना जारी रहेगा तो हम भी अब पूरे पाकिस्तान में धरना जारी रहेंगे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो नहीं लगता है कि वो धरने में अब मुज़ाकरात में बैठेंगे, कराची में खास तौर। और कल जिस तरह उन्होंने सिंध हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया, जैसे अपना मुर्तजा वाहब को, फिर मुराद अली शाह साहब को, उनको कहा है कि मुराद अली शाह वजीर आला, उनके खिलाफ भी हम पर्चा कटवाएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें कराची के हालात बता रहे थे MWM की जो है उसके हवाले से। फिर एक और मजहबी जमात है जो कि वहाँ पे धरना दे रही है, और अब ये सूरत हाल मजीद कशीदा होती भी नजर आ रही है। चलें जी, हमारे साथ मौजूद थे बिलाल अली, थैंक यू सो मच, और आपने तमाम तरह सूरत हाल से हमें आगाह किया। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है जी, मुल्की सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। 2025 तो स्टार्ट हो गया, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब मुल्की सियासत की बात करेंगे, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने हुकूमती मुज़ाकरात में गिरफ्तार जो हुए कारकुन उनकी रिहाई का मुतालबा दोहराया है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील की है, और अफगानिस्तान के साथ मसाइल हल करने के लिए जरगा तश्कील देने की तजवीज़ दी है। लाहौर में अगर बात की जाए, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को जेल भेजने में किसी किरदार के इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि तारीख के तमाम किरदार, चाहे वो जजेस हों या सियासतदान, अपने अमाल का सामना करते हैं। इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ के इम्कानात पर सवालिया निशान है। हुकूमत ने इमरान खान की घर मुंतकिली को निज़ाम को कबूल करने की एक मशरूत सी वो शर्त रखी है, और बहुत सारी खबरें भी इस तरह की आ रही है कि शायद उनको बन्नी गाला में मुंतकिल कर दिया जाए। जी हाँ, इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जी इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजिया निगार हैं, आप कॉलमिस्ट भी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात पर भी। वेलकम टू सुबह की सोच इम्तियाज़ गुल साहब। सबसे पहले तो यही बताएं कि 2025 तो आ गया, हैप्पी न्यू ईयर भी सबसे पहले। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर तो हमने आपको वैसे भी बोल दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बोला था। हाँ, लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब अब ये बताएं कि 2025 तो आ गया है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त सवालिया निशान हमें नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से चार्टर ऑफ डिमांड भी, मतलब जो इस वक्त स्पिल्स के मुताबिक हमारे सामने, उसमें तो दो ही मुतालबे हैं, एक रिहाई के हवाले से, एक मैंडेट वापसी के हवाले से। कल अब मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं, क्या कुछ आपको लगती है कि पेशरफ्त हो जाएगी इसमें? जी, पहले तो आप सबको और नाजरीन को नया साल मुबारक हो। हम मौजूदा हालात में यही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बस अगर मगर की गुफ्तगू चल रही है कितने बरसों से, और उसमें हम बहरहाल अल्लाह करे कि 2025 जो है वो सबके लिए खुशियाँ लेके आए, मुल्क के लिए सुकून लेके आए, और यहाँ पे कोई सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। लेकिन जो फैसले करने वाले हैं उन्हें बहरहाल सोचना है। हम आप तो सिर्फ कोड़ सकते हैं, तबसरे कर सकते हैं। exactly. और सोचना यह है कि क्या पाकिस्तान यूं ही अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा महज शख्सी जंगों की वजह से। ये तो शख्सियात का टकराव होता है, और शॉर्ट टर्म जिसको कहते हैं मुख्तसरुल मयाद मकासद सामने रख के लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं बड़े रहनुमा, और उसके तहत मुल्क को फिर मैनेज किया जाता है। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। साल गुजर गए। तो अभी आपने मुज़ाकरात की बात की, तो मुज़ाकरात में भी आप देख लीजिए कि अगर वो फरीक जो कि मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार है, वो फरीक जो कि ज़िम्मेदार है PDM हुकूमत, PDM 1 और PDM 2 हुकूमतों का, वो इदारा जिसको ज़िम्मेदार समझा जाता है कि उसने अहम किरदार अदा किया इंतखाबी नताइज को इधर उधर करने, तो उस इदारे को सोचना होगा कि क्या इस तरह के हालात में रह के आप मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि कोई हुकूमत मुज़ाकरात तो नहीं कर रही है। मुज़ाकरात पर आमादगी तो दूसरे लोगों ने जाहिर की, जिसकी वजह से फिर PTI ने भी कहा कि ठीक है बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बातचीत का मकसद क्या होना चाहिए कि जो कुछ अभी हुआ उस पर आप मिट्टी डालें और आगे मूव कर जाएं। तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं होते हैं, ये मुस्तकबिल का लाएअमल होता है। मुस्तकबिल का लाएअमल तय होता है बुनियादी शराइत तय होने के बाद, और बुनियादी शराइत
किसी भी कामयाब मुकालमे के लिए होती हैं कि आपका बाहमी एतमाद बहाल हो। बाहमी एतमाद बहाल होता है आपके एक दूसरे की बात मानने से। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त अगर इमरान खान ने बात की है कैदियों की रिहाई की, स्टोलन मैंडेट की, तमाम केसों के अक्सर जाली केस हैं उनके खात्मे की, जो जेन्युइन केस है अगर किसी ने पकड़ा है तो आप करें, लेकिन वो फिर सजाएं ऐसी इस तरह मिलनी चाहिए, इस अंदाज में जिस तरह बरतानिया में या अमेरिका में या भारत में भी कुछ ऐसे हुआ है। वो ये नहीं होता कि आप दिन रात एक गाना शुरू कर देते हैं और उसकी को बुनियाद बना के दूसरों को जलील करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ आप जलील करने की कोशिश कर रहे हैं वो अता तारड़ के ज़रिए और ख्वाजा आसिफ के ज़रिए, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम मुज़ाकरात करेंगे। तो ऐसे हालात में तो इससे कोई संजीदगी और कोई दानिश का कोई इजहार नहीं होता है हमारी आला सतही जो क़यादत है वहाँ से। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक करके हर वक्त अपने लिए ना सोचें, कुछ मुल्क के लिए भी सोचें, न सोचें कि अपना यानी सिर्फ सियासी मुखालिफ को आपने जिंदा गाड़ने की कोशिश में अगर आप रहे तो फिर तो मुज़ाकरात वगैरह का कोई नतीजा नहीं निकलेगा और ना ही मुल्क में वो सियासी इस्तेहकाम आएगा जिसका वादा गुज़श्ता रोज़ एक 5 साल तरक्याती प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पे एहसन इकबाल साहब ने किया और वज़ीर आज़म ने भी उसमें तकरीर की। तो उसमें वादे तो बहुत किए गए, लेकिन इस किस्म के वादे तो पूरे उस वक्त नहीं होते ना। अच्छा इम्तियाज साहब, एक छोटा सा सवाल है आपकी तमाम तर बातों से एग्री करते हुए, क्योंकि आपने तारीख पे भी आपकी बड़ी नज़र है और दूसरी ममालिक की सियासत पे भी आपकी नज़र होती है। पूरी दुनिया में देखिए ना तो उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, आईटी के हवाले से करना चाहते हैं, एआई के हवाले से करना चाहते हैं, कोई चांद पे जाना चाहता है, कुछ स्पेस पे जाना चाहता है। सर हम अभी भी कहाँ पे खड़े हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि खान साहब बाहर आएंगे नहीं आएंगे, ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी। सो हमारे यहाँ तो कोई प्लान वाजे तौर पे नजर नहीं आता। वीडियो जारी हो जाती है जिस वीडियो को आपने 2024 के कुछ 5 साल हमने ये करना है, होता कुछ नहीं है। 2024 के कुछ महीने तो हमने इसी सोच में गुजार दिए कि खान साहब बाहर आएंगे या नहीं। जी, अगर हालात यही रहे तो इंशाल्लाह 2025 भी हम इसी में इसलिए कि हमारे पास सोच समझ रखने वाले, मुल्क का दर्द रखने वाले मुझे लगता है कि कम हैं, जिसकी वजह से हम इस नहज पे पहुँचे हैं। वरना एक शख्स को देखें ना, जो अगर आप 2024 में भी हमने 9 मई का गाना गाया और 2025 में भी अगर यही गाना गाते रहे, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तक तो ख्वाजा आसिफ और DGISPR कहते रहे कि जब तक 9 मई के मुजरिमों या मुल्ज़िमों को सज़ा नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा। तो वो लगता है कि हम 9 मई के गाने में फंस के और अपने मुल्क के जो इक़्तिसादी मुस्तक़बिल है उसको दाव पे लगाया हुआ है। अब बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत दुख होता है कि किस किस्म की क़यादत है जो हमारे ऊपर इस वक्त सवार है या मुसल्लत है या हुक्मरानी कर रही है, कि जो बिल्कुल छोटी छोटी बातों में फंस के रह गए हैं। यानी मुदब्बिर के तौर पे, बड़े दानिश्वर के तौर पे कोई सोचने पे तैयार नहीं है। मसलन जिस तकरीब का मैं जिक्र कर रहा था उसको बार बार एहसन इकबाल और वफाक की जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो ये कह रहे थे कि ये तकरीब वफाक की अलामत है और यहाँ पे तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं था, और जो तकरीरें 4 हुई वो वज़ीर ख़ज़ाना, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल। तो मतलब इससे आप अंदाज़ा लगाइए सोच का कि आप लोगों को बता रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि हारे हुए हैं, जो कि जिनका इंतहाई मुतनाज़ इलेक्शन हुआ है। ये एक बड़ी तकरीब में जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए और जिसमें ये आप 5 साल के मुस्तकबिल का मंसूबा बता रहे हैं, लोग कन्विंस कर रहे हैं कि ये एक वफाकी
वफाक की अलामत है, लेकिन उसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को बुलाया गया था। वो गवर्नर जो अपना इलेक्शन हार गए थे और जिनको फिर पीडीएम हुकूमत बनाने की एक डील के तौर पे ये गवर्नरशिप दी गई थी। तो मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ जब भी बैठे हुए थे तकरीब में कि ये किस किस्म के वफाक की अलामत है कि एक हुकूमत जिसकी दो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी की भी कोई उसमें नुमाइंदगी नहीं, यानी कोई आके तकरीर कर लेता मुख्तसर सी 5 मिनट की, और फिर अपोजिशन जो सबसे बड़ी जमात है उसको तकरीर करने का अगर मौका दे दिया जाता, जस्ट 5-5 मिनट सबको बोल। लेकिन चूंकि इन्होंने आधा आधा घंटा खुद बोलना था, 45 मिनट वजीर आजम की मेरा ख्याल तकरीर थी। ये जब तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे ना अपने मैं की गर्दान में, उस वक्त बड़ा मुश्किल होगा। हम तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है, बड़ा अफसोस होता है मुझे। हम छोटे छोटे मुल्कों में जाके देखते हैं सफाई का क्या हाल है, गवर्नेंस, आपकी सर्विस डिलीवरी क्या है, किस तरह ट्रैफिक चल रही है। हमारे यहाँ तो एक हंगामा है, आप सड़क पे निकल जाएं तो लगता है कि आप एक हुजूम में आ गए हैं। ऐसे ही है। और ये हमारे सिविल मिलिट्री तमाम लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि एक कौम डेवलप नहीं हुई है, बल्कि एक हुजूम डेवलप हो रहा है, और उस हुजूम में हर रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। उसके साथ साथ झूठ और मुनाफकत भी उसी तरह बढ़ रही है। सर, कौम डेवलप कर भी नहीं सकते ना, हुजूम डेवलप करेंगे उसके ऊपर हुक्मरानी आसानी से होती है। ऐसा ही। अच्छा इम्तियाज साहब, ये बताएं कि अब आपकी सारी बातों से तो मुझे यही लग रहा है कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो समत है मुज़ाकरात की, ये दुरुस्त है या फिर नहीं, या फिर हम सिर्फ इसी पे इक्तफा कर लें कि बस ठीक है बात हो रही है, एक अवाम को नजर आ रहा है कि बस बात हो रही है। देखिए, हमें तो इनकी नियतों का तो नहीं मालूम ना। 28 या 27 दिसंबर को जो ISPR के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, तो उसमें तो जाहिर हो गया था कि मुज़ाकरात वगैरह तो बिल्कुल बेमानी चीज़ है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मई के मुजरिमों को सजाएं मिलने तक इंसाफ नहीं होगा। अब एक जुमला और ऐड कर लीजिए, 26 नवंबर भी ऐड कर लीजिए सर। जी, तो वो 9 मई और 26 नवंबर के अगर हम इसमें फंसे रहे और उन नुकसानात का, जानी नुकसानात का हिसाब किताब दिए बगैर, जो उन इज्जतों की बेइज्जती, उन लोगों की बेइज्जती होने का कोई हिसाब किताब दिए बगैर, वो लोग जो कि जेलों में बैठे हुए हैं जाली इल्ज़ामात की बुनियाद पे, जाली FIRों की बुनियाद पे, और आपको मालूम है कि माशाल्लाह आपकी पुलिस कितनी दयानतदार है, जिसके खिलाफ एक दफ़ा के तहत मुकदमा बनता है उसके खिलाफ 10 दफ़ात ये पुलिस लगा देती है। और फिर जब इनको सियासी बॉस इनका कह दे कि आपने लोगों को जलील करना है, तो फिर जनाब इनको तो एक ब्लैंक चेक मिल जाता है। खुद इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद तो आप कहते हैं ना मॉडल सिटी है, इस्लामाबाद की पुलिस के सरबराह ने दावा किया कि हमने 925 या 30 लोग पकड़े ये 26-27 नवंबर की रात के दरमियान जो वाक़यात हुए, उस वक्त तक 900 लोग इन्होंने गिरफ्तार नहीं किए हुए थे। वो गिनती बाद 2 दिन बाद पूरी की गई, पकड़ धकड़ करके रेडी वाले को उठा लिया, खोखे वाले को उठा लिया। तो अगर इस्लामाबाद में इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, तो फिर बाकी शहरों में तो आप भूल जाएं कि वहाँ की पुलिस कितनी ब्रूटल है, कितनी बददयानत है। लिहाजा फ़िलहाल बड़े अफसोस की बात है, हम एक बड़े नेगेटिव नोट पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सुबह का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों की किस्मत में शायद कुछ यही लिख दिया गया है। अच्छा, मेरा ख्याल है इस पे अपनी बात खत्म कर लेते हैं हम। नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है, क्योंकि अभी असल एक चीज़ है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा, एक अंसारा भाई साहब की खबर भी आई कि जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जा सकता है बनीगाला में, और इस हवाले से कुछ ग्रीन सिग्नल्स आए दोनों तरफ से। अगर वो मुंतकिल नहीं होते तो उनकी जो मुश्किलात हैं वो इसी तरह रहेंगी। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ ना कुछ एक स्टेप पीछे जा सकते हैं खान साहब भी? लेकिन सिर्फ मेरा ख्याल है कि इमरान खान बगैर
अपने बुनियादी मुतालबात तस्लीम हुए, बनी गाला मुंतकिल हो गए, तो बस वो फिर बनी गाला के ही होके रह जाएंगे। उनकी सियासत का काफ़ी सारा धड़न तख्ता हो स्कूल से तो सकता वो है। भी नहीं बैठने वाले सर। अगर फॉर एग्जांपल हम मफरूज़े पे बात कर भी लें कि वो बाहर आ भी जाते हैं किसी तरह, तो सुकून से तो फिर वो भी नहीं बैठेंगे, क्राउड करेंगे, एक बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, क्योंकि पीटीआई तो खुद इस टाइम डिस्टेबलाइज कर रही है। नहीं, पीटीआई डिस्टेबलाइज नहीं कर रही है। अब जब किसी को आप दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं, जाली मुकदमे बनाते हैं, पुलिस छोड़ देते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन बहसीत मजमुई जो आपने ग्रीन सिग्नल्स की बात की है, अगर तो हम राना सनाउल्लाह साहब की बातों को अगर एक पैमाना बना लें, तो हो सकता है कि अगर कुछ खिचड़ी पक रही हो, क्योंकि उन्होंने 2 या 3 मौके पे कहा कि आसिफ जरदारी, इमरान खान और नवाज शरीफ मिल बैठ जाए, हाँ। मुल्क को इस सूरत हाल से निकाला जा सकता है, और वो कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए कि बड़े आप उनसे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, वो अलग बात है, लेकिन वो बात करते हैं उसमें वज़न है कि जब 3 बड़े अगर इकट्ठे बैठ जाएं फिर निकाला जा सकता है, तो कुछ तजवीज़ पेश हुई होगी जिसकी वजह से वो उन्होंने आके पब्लिक में ये बात की। अब ये तो इमरान खान पे है कि आया वो मज़ीद जेल में रहना चाहते हैं, आया वो अपना जो बयानिया उन्होंने रखा है अपने कारकुनों के लिए, लीडरों के लिए, जो उन्होंने इतनी सऊबतें बर्दाश्त की हैं, क्या वो इतनी आसानी से कुर्बान कर देंगे कि वो ख़ुद बनी गाला मुंतकिल हो जाएं और बुनियादी जो मसाइल हैं हल हुए बग़ैर? तो वो मेरे ख्याल है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो शख्स अभी 2 साल होने को आए, वो जेल में है और बार बार एक ही मुतालबा कर रहा है, 2-3-4 बुनियादी मुतालबे हैं, तो वो मुतालबात अगर पूरे हुए बगैर वो बनी गाला पहुंच गए, तो बस फिर मेरा ख्याल है वो काम हो जाएगा जो कि पीटीआई के मुखालफिन चाह रहे थे काफ़ी अरसे से। कोशिश ज़बरदस्त उन्होंने की है, लेकिन चूंकि तमाम पार्टी इमरान खान के गिर्द घूमती है, लिहाजा वो जब तक हैं उम्मीद रहेगी कि पार्टी भी इंटैक्ट है। अलबत्ता जेल से निकलने के बाद और बनी गाला पहुंच गए और बुनियादी शराइत तस्लीम हुए बगैर, फिर मेरे ख्याल से सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। थैंक यू सो मच इम्तियाज गुल साहब, आप सुबह सुबह हमें ज्वाइन करते हैं और अपनी राय हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी हाँ, यहाँ पर वक्त हुआ एक न्यूज़ ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक टू शो। कल हमने क्लाइमेट चेंज की बात की थी और आज नया साल है, मौसम के हवाले से बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, जबकि महकमा मौसमियात ने अगर बर्फबारी की बात की जाए, बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है और बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। आपको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध की शिद्दत ने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया, जबकि बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की बात की जाए तो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने की पेशगोई की जा रही है, जबकि शमाली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक के जो हालात हैं उनके मुताबिक मौसम के जो अंगड़ाई हैं वो भी बदल रहा है और रात के औकात में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। एग्जैक्टली और हसनैन, जिस तरह से आपने ये पूरी सूरत हाल से हमें आगाह तो कर दिया और देखने वालों को भी आगाह कर दिया, लेकिन अब हम जान लेते हैं चीफ मेट सरदार सरफराज से, क्योंकि वो हमारे साथ 2024 में मौजूद थे और उन्होंने हमें कहा था कि आपको 2025 में बारिशें देखने को मिल। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। 2025 शुरू हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल। ये बताएं कि बारिशों के हवाले से क्या पेश गोई है। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए वही जो बात हो रही थी पहले कि वेस्टर्ली वेव इस साल इत्तेफाक से पूरे सीज़न को अगर एज ए होल आप लें तो कम बारिशें हैं जो इनिशियल प्रेडिक्शन थी इसी पूरे सीज़न की, यानी दिसंबर से लेके फरवरी तक, या उसमें मार्च भी हम शामिल कर सकते हैं, तो ओवरऑल तो कम बारिशें हैं।
लेकिन ये एक अच्छा स्पेल आ रहा है, इसमें काफ़ी यानी अक्टूबर के बाद समझ लें पिछले 3 महीनों में कोई ऐसी खास खातिर ख्वाह बारिश और अच्छा स्पेल बारिश का नहीं हुआ था। इक्का दुक्का जगहों पे कहीं लाइट रेन ही हुई थी। तो अब ये कि कुछ एरियाज में, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में, शुमाली बलूचिस्तान खासकर, और फिर केपी के बेशतर इलाके, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद से ऊपर नॉर्थ एरियाज, और फिर कश्मीर, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी बारिश भी मुतवक्के है। आज शाम या रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाएगी। कोयटा वैली, फिर साथ में चमन, ज़ियारत, ज़ोब, उन इलाकों में भी, और ज़ियारत साइड पे बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। और यही वेव जब आगे चलेगी तो उधर नॉर्थ साइड पे तो फिर पूरा जो एक्सफाटा रीजन है उसमें अच्छी तेज़ बारिशें और बर्फ़बारी, हैवी स्नोफॉल मुतवक्के है। जो आपका मालाकंड वी में स्वात डिस्ट्रिक्ट में, मालम जब्बा चित्राल साइड पे अच्छी बर्फबारी और बारिश, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू साइड पे, और हंजा और दूसरी जो गिलगित और तमाम एरियाज हैं सभी जगह अच्छी बारिश भी मुतवक्के और हैवी स्नोफॉल। और फिर नीचे आए आप तो इसमें मरी और गलियात के इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी मुतवक्के है, और बारिश भी अच्छी खासी उस एरिया में है। कहीं पर 2 से लेके 5 तक, कहीं पर 2 जनवरी से लेके 6 तक। बलूचिस्तान में तो आज रात से कुछ शुरू होने का इम्कान है। तो ये वेव पूरी एक है 4-5 दिन की समझ लें, और साउथ में उसका इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, यानी सिंध में कोई ख़ास बारिश नहीं है, जनूबी पंजाब में कोई ख़ास नहीं है, और इसी तरह से बलूचिस्तान के जनूबी अजला जो हैं उनमें भी, या जो मशरकी अजला हैं वहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर तो खुश्क ही रहेगा। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे मैंने जिक्र किया कि उनमें अच्छी बारिश और बर्फबारी पहाड़ों पर मुतवक्की है। और जाहिर है कि जब ये वेव निकलेगी 6 जनवरी से, तो फिर सर्दी की शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि नया साल है, लोग प्लान भी कर रहे हैं, तो मरी का, कागान, नारान का आपने बताया कि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल होगी। सो क्या कोई प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेनी चाहिए? क्योंकि पिछली दफ़ा हमने मरी में देखा था कि इतनी ज़्यादा मरी और गलियात में बर्फबारी हुई नहीं थी, 3-4 इंच तक हुई थी। इस दफ़ा क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी, इस दफ़ा तो अच्छी उसमें मुतवक्के है बर्फबारी और हैवी स्नोफॉल। आपको पता है कि जब पहाड़ों पर होती है तो फिर रास्ते भी बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली चंद साल पहले मरी में, और जो जनवरी के शुरू के दिन जो दिन ही थे, मेरे ख्याल में 5, 6, 7, 8 जनवरी, ये जो दिन थे, इन्हीं दिनों में एक वाक़या हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी अमवात हो गई थी, सियाह फंस गए थे। तो इसलिए फोरकास्ट और एडवाइजरी देख के, जैसे उस हमारी जो एडवाइजरी इशू हुई है उसमें मेंशन है कि टूरिस्ट जो हैं वो काशिश रहें और मोहतात रहें और जाएं सही, लेकिन मतलब जो भी जिम्मेदारान हैं उनको एक तरह से ना वहाँ पर प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट ना हो। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताएं, जिस तरह से इससे पहले आप बता रहे थे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 2025 में भी बारिश उस तरह से नहीं है, कम है, तो ये मगरबी हवाओं का सिलसिला कब से शुरू होगा, कब दाखिल होगा मुल्क में? देखिए, ये पहली अच्छी वेव है जो अभी आज रात से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में उसके असरात आना शुरू हो जाएंगे बारिश की सूरत में। तो अब आगे ओवरऑल तो मैंने आपको बताया कि इस पूरे विंटर सीजन में बारिशें मामूल से खासी कम है, और ज़ाहिर है बारिशें कम है तो बर्फबारी भी, बारिशों के साथ ही बर्फबारी भी होती है, तो वो उसकी भी तवक्को कम ही की जा सकती है। लेकिन ये अच्छी वेव है। अब देखिए, इसमें एक आध स्पेल या एक वेव और जनवरी में आ सकती है, इम्कान है इस बात का। अब डिपेंड करता है कि वो जो है ना निचले लैटिट्यूड्स पे, यानी पाकिस्तान तक उसके असरात पहुंचते हैं कि नहीं। वैसे तो वेस्टर्ली वेव आती रहती हैं, गुजरती हैं, लेकिन ज़्यादा नॉर्थ से गुजरती हैं, वस्त एशिया के ऊपर से या अफगानिस्तान के नॉर्थ से, तो फिर पाकिस्तान पे उनका इतना असर नहीं होता। ठीक। और ये जो हैवी स्नोफॉल का सिलसिला है या फिर हैवी बारिश का सिलसिला सरदार साहब, इसके बाद क्या हम देख सकते हैं कि मौसम में थोड़ी शिद्दत भी आएगी? सर्दी तो आएगी, इसके बाद तवातर से ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर हमें एक लंबे इंतजार करना पड़ेगा, जिस तरह हम पूरे 1-2 महीने से इंतजार कर रहे थे? देखिए, वैसे तो क्लाइमेटिकली ना दिसंबर में बहुत कम एक तरह से होती है, उसकी कंट्रीब्यूशन कम है, या दिसंबर में कम वेव्स आती हैं, उसके मुकाबले में जनवरी में ज़्यादा आती हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, तो मार्च जो है हमारा तीसरा एक तरह से वेटेस्ट मंथ होता है, जुलाई और अगस्त के बाद। जुलाई अगस्त में तो मानसून की बारिशें होती हैं, और तीसरा वेटेस्ट मंथ मार्च होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जितना लॉन्ग ड्राई स्पेल चला है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उतना लॉन्ग मतलब उतना ड्राई नहीं होगा। अब उसमें कुछ ना कुछ वेव, एक तरह से जैसे जनवरी में एटलीस्ट 2 वेव्स मतवक्की हैं, एक तो ये हो जाएगी और एक हो सकता है आगे
अगले कोई 10-15 दिन तक तो कोई इमीडिएटली मतलब दूसरी वेव आती हुई नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके बाद जनवरी के तीसरे हफ्ते में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा सरफराज साहब, ये बताएं, वैसे तो अभी ये खुश सर्दी है, इससे हम देख रहे हैं कि शहरी लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा कौन सी जो है वो बीमारियां बढ़ सकती हैं खुश्क सर्दी की वजह से, और क्या ये हमारी फसलों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, बारिशें ना होना, कम बारिशें होना? डेफिनेटली जी, आपकी जितनी रबी की क्रॉप्स हैं वो उस पर, और ख़ासकर जो बारानी इलाके होते हैं वो तो खासे डिपेंडेंट होते हैं इस पर ही, टाइमली रेनफॉल और उसके साथ साथ स्नोफॉल। और सर्दी भी अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाए, जैसे कुछ इलाकों में फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे रहे टेम्परेचर, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में मुसलसल पिछले आपने देखा कोई 3 हफ्ते हो गए तकरीबन माइनस में चल रहे टेम्परेचर, -8 से लेके -10-12 तक इतने गिरे। तो डेफिनेटली जो मकामी फसलें होती हैं, लोकल क्रॉप्स होती हैं, उन पे असर पड़ता है ज़्यादा सर्दी का भी, और दूसरी तरफ बारिशों का ना होने का भी। उससे फिर आपकी रबी की क्रॉप्स सारी मुतासर होती है। गंदम की फसल को तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए कि उसके लिए टाइमली बारिश हो जाए, और पहाड़ी इलाकों पर जाहिर है कि बारिश ही पे डिपेंडेंट होती है सारी उसकी ग्रोथ। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि हम एक ऐसे खिते में रहते हैं जहाँ पे कभी स्मोक आ जाती है, कभी सैलाबी सूरत हाल होती है, और जब बारिशें और बर्फबारी होगी तो धुंध के मसाइल भी पैदा होंगे, फॉग के मसाइल भी पैदा होंगे। सो इस दफ़ा भी इस तरह के मसाइल हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, धुंध तो ऑलरेडी चल रही है, अभी आपने देखा, लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि जो स्मोक वाला था वो नवंबर के एंड तक बहुत सीवियर फिनोमेना था, तो उसमें कमी आ गई। लेकिन धुंध आपको पता है कि रात गए यानी आधी रात के बाद तकरीबन शुरू हो जाती है, और फिर सुबह 10-11 बजे तक ये रहती है। ये तो सर्दियों का कॉमन फिनोमेना है। अभी ये जो अगले 3-4 दिन होंगे उसमें उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, क्योंकि जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी तो भी जब ज़ाहिर है सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम होगी और उसमें क्लाउडीनेस कम से कम कहीं ना कहीं हो जाएगी, तो उस धुंध की शिद्दत में कमी होगी। लेकिन ये वेव गुजर जाएगी जब 6 या 7 जनवरी के बाद, फिर धुंध की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो सकता है, क्योंकि इस वेव के गुजरने से बारिश और बर्फबारी बरसाने के बाद भी मॉइस्चर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर में ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो जाहिर है जब रात में टेम्परेचर डाउन होते हैं तो वो फिर धुंध की शक्ल इख्तियार करते हैं, जो भी नमी होती है वो। अच्छा सरदार साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, कल भी हमने इस हवाले से जिक्र भी किया था, तो क्या ये जो सर्दी का सीजन है ये हमें एक बार फिर एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा? पिछली दफा भी हमने देखा था कि सर्दी जाके ऑलमोस्ट मई में खत्म हुई थी। जी, असल में क्लाइमेट चेंज की वजह से ना आप के जो सेट वेदर पैटर्न्स होते थे ना वो एक तरह से शिफ्ट भी हो जाते हैं कुछ जगहों के लिए, कम से कम सब जगहों के लिए अगर नहीं हो तो कुछ जगहों के लिए ऐसा उनका बिहेवियर होता है, तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो आपको पता है कि सर्दी रवायती तौर पर फरवरी के एंड तक रहती है, मार्च में फिर एक्सट्रीम जो नॉर्थ के हमारे इलाके हैं उनको छोड़कर बाकी जगहों पर तो मार्च में स्प्रिंग शुरू हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर जैसे पिछले साल हुआ था कि जनवरी तक वेदर खुश्क रहा था, 28 जनवरी को पहला अच्छा स्पेल बारिश का हुआ था, और उसके बाद फिर फरवरी खासा वेटेस्ट गया था, फिर मार्च और फिर अप्रैल भी, तो इस वजह से सर्दी का दौरानिया बढ़ गया था क्योंकि मुसलसल बारिशें हो रही थी। लेकिन इस साल पिछले साल के मुकाबले में अभी तक की प्रिडिक्शन यही है कि बारिशें कम है, यानी जो पिछले साल तो ये था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द विंटर जो था वो ड्राई गया था, लेकिन लेटर हाफ ऑफ द विंटर जो है वो खासा वेट किया था, तो इस वजह से सर्दी का दौरानिया बढ़ गया था। अब ये डिपेंड करता है कि फरवरी और मार्च किस तरह से रहते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे ओवरऑल अगर बात की जाए तो उस तरह से जो बारिशें हैं वो कम हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि शायद हालात बेहतर हो जाए और जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं इससे भी थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर हमें सरदार साहब ने बताई कि कल से मुल्क के बालाई इलाकों में स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, लाहौर तक के, पंजाब के सारे की बात की, उन्होंने सिर्फ सिंध को इससे एक्सक्लूड किया। यहाँ पे बारिशों का सिलसिला स्टार्ट होगा, बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला स्टार्ट होगा, और वो जो देखते हैं हम कि बीमारी थी, हर दूसरे शख्स को नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की बीमारियों पे मुब्तला था, वो कम से कम उनका तो इख्तिताम हो जाएगा इस पर से। और आज रात से जो है वो मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी जो स्पेल है वो आ जाएगा, और ये खुश आइंद बात है जिस तरह से सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और
इस रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा जी थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। क्रिकेट पे पाकिस्तान की टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिकस्त खाई। उसके बाद अगर अभी रिसेंट पास की बात की जाए तो ओडीआई क्रिकेट पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज़्यादा फोकस था। चैंपियंस ट्रॉफी करीब है और ओडीआई क्रिकेट ही उसी फॉर्मेट में वो खेली जानी है। सो हमने ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका और फिर जिम्बाब्वे को हमने हराया है ओडीआई क्रिकेट में, और उम्मीद की जा सकती है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि किस तरह की हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है वो टेस्ट है और टेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। राजस्थान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बताइएगा, पहला टेस्ट मैच तो हम हार चुके हैं, लेकिन अब दूसरा टेस्ट मैच है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने खेलना है। कंडीशंस वंस अगेन मुश्किल होंगी। सेंचुरियन की भी मुश्किल थी, कैप्टन की भी कोई आसान नहीं है। लेकिन क्या देख रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम क्या कुछ करेगी? देखिए, फर्स्ट टेस्ट मैच जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा कंडीशंस इन फेवर होंगी साउथ अफ्रीका, देखा जाए तो पाकिस्तान टीम ने उतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। हाँ, हमसे आखिरी 2 विकेटें नहीं ली गई, लेकिन इसी टीम ने एक टाइम पे सिर्फ 19 रन के अंदर 4 आउट भी किए थे। सो अगर हमारी बैटिंग थोड़ा सा और क्लिक कर जाती, हमारा टॉप ऑर्डर लेट्स से 20, 25, 30 रन और कर जाता, तो मैच मजीद मुश्किल हो सकता था फॉर साउथ अफ्रीकन रिजल्ट मुख्तलिफ हो सकता था। दूसरा टेस्ट मैच को फिर टेस्ट मैच इसीलिए कहा जाता है ना, वो आपको हर शोबे में फिर टेस्ट करता है। रही बात सेंचुरियन की, तो कंडीशंस मोर और लेस आपको उसी तरह की मिलेंगी। लेकिन एक चीज ये है कि साउथ अफ्रीका ने पिछले कुछ अरसे से अपनी विकेट्स का जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा तब्दील कर लिया है। जिस तरह पहले हमें बहुत ज्यादा स्पाइसी विकेट्स मिला करती थी साउथ अफ्रीका में, उस तरह की नहीं मिलती। तो वो थोड़ी सी इस किस्म की है कि आपको कंपटीशन थोड़ा बेहतर देखने को मिलता है दोनों साइड्स पे। पिछले मैच में ये था कि बाउंस थोड़ा सा अनइवन हो गया था, और वो दूसरे दिन नजर आ रहा था कि बाउंस जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, चौथे 5वें दिन जो है वो चेंज होगा, और वो हुआ भी। उसी जगह से बॉल उठ भी रही थी और उसी स्पॉट से जो बॉल का बाउंस जो था वो नीचे रह रहा था। तो वो एक फैक्टर जरूर था। तो देखें, हम इस वक्त हमारे केस में तो ये ना कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो दौड़ है उसमें तो हम इस पोजीशन पे हैं कि हम आखिरी नंबर पे रहते हैं कि वेस्ट इंडीज आखिरी नंबर पे रहता है। साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर चुका हुआ है, तो वो बड़े फ्रीली खेलेंगे। सो वो शायद हमारे हाथ में चला जाए कि मे बी वो थोड़ा सा इजी हो जाए, मे बी वो चेंजेस कुछ इस किस्म की कर लें। बट राय साहब ये बताएं कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि टेस्ट मैच की तो खूबसूरती ये है, उसकी ब्यूटी ये है कि एनीथिंग कैन हैपन। ये बताएं कि अब तब्दीलियां किस तरह की जा सकती हैं? आई थिंक आप मे बी एक स्पिनर लेके आए इन प्लेस ऑफ आमिर जमाल, और मे बी यू गो विद अ लेफ्ट आर्म सीमर जो कि हमारे पास मीर हमजा की शक्ल में मौजूद है। उसकी कमी हमें महसूस हुई बिकॉज हमारे पास सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर्स मौजूद थे इस मैच में, और हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं था। और आखिरी टाइम पे स्कोर इतना कम रह गया था कि हम अपने पार्ट टाइम स्पिनर के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे। मे बी एट दैट टाइम जब उनकी आखिरी टेल एंडर्स थे, तो साइम अयूब कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन कि वो दोनों जानिब बॉल स्पिन कर लेते हैं, तो वो इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन उसका स्कोर चूंकि इतना कम था, तो मे बी वो उस वक्त जो भी थिंक टैंक है टीम का, उनको लगा कि शायद ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, बट इवेंचुअली मैच वो हार गए। तो मुझे जो चेंज नजर आ रहा है वो शायद बॉलिंग डिपार्टमेंट में आमिर जमाल की जगह मे बी एक स्पिनर की शक्ल में नौमाद अली को लाया जाए, या गो विद द लेफ्ट आर्म सीमर जो कि मीर हमजा मौजूद है। बाकी हमारा जो टॉप ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर है वो मोर और लेस सेम ही रहेगा। मे बी जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कुछ तब्दीली की जाए कि बाबर आजम कम एट नंबर 4 रादर देन बैटिंग एट नंबर 3। सो वो एक मुझे लगता है कि शायद एक चेंज हो सकता है। राइट साहब, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमने देखा है, ठीक है बॉलिंग में आप चेंज की बात कर रहे हैं, मीर हमजा को हम ला सकते हैं आमिर जमाल की जगह, लेकिन हम जो फेल हुए हैं वो अपने बैटिंग की वजह से हुए हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट हमारा सही नहीं चल रहा, ओपनर्स, मिडल ऑर्डर, बाद में आने वाले बल्लेबाज कोई भी उस तरह से इंटैक्ट नहीं है। सो चेंजेस जहां पे करनी चाहिए वहां पे क्यों नहीं हो रही? तो उनकी जगह फिर किसको खिलाएंगे? जो आपका इस वक्त बैटिंग ऑर्डर टूरिंग पार्टी के साथ इस वक्त गया हुआ, वो उस वक्त बेस्ट 6 आपके खेल रहे हैं। सो ठीक है, मे बी अब्दुल्ला शफीक एंड टॉप ऑर्डर, लेकिन जिस किस्म की उनकी फॉर्म चल रही है, 3 डक्स इन अ रो इन वनडे, ठीक है डिफरेंट फॉर्मेट था, लेकिन बैट्समैन तो वही है, और उसका अगर मेंटल ब्लॉक चल रहा है तो वो असरअंदाज होगा। और टेस्ट में भी उनके साथ वही मसला चल रहा था, जब वो दूर जाती भी गेंद पर हर दफा एक नए तरीके से कैच लेके आउट हो रहे थे। सो आई थिंक टॉप ऑर्डर आपका ठीक है,
अगर कंडीशंस थोड़ी सी साजगार हुई इनके लिए तो यही आपको स्कोर कर जाएंगे। आप ये देखें कि हम बात करें कि हमारा मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं किया। कामरान गुलाम का जो 50 था वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल था पहली इनिंग में, कि मैच चौथे दिन तक गया ही इस वजह से कि कामरान गुलाम ने उस पॉइंट पे आके 50 किया था। दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम ने 50 कर लिया, बट वहां पे थोड़ी सी जरूरत ये थी कि वो अपनी इनिंग्स को मजीद बिल्ड करते और आगे लेके जाते, बिकॉज उनसे उस वक्त एक्सपेक्ट ये किया जाता था मजीद आगे लेके जाएंगे। साउथ शकील प्लेड अ वेरी गुड नॉक इन द सेकंड इनिंग्स, और मे बी उनके टेस्ट करियर की उस डबल सेंचुरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी ये वाली, कि जिसमें उन्होंने साथ में दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी लेकिन वो अपनी इनिंग्स को लेके चलते रहे, और जहां उनको मौका मिला, जिस खिलाड़ी का मिला, छोटी छोटी पार्टनरशिप उन्होंने बनाई। यही उनको एक दो जगहों पर, जैसे कि रिजवान एक उसी डबल माइंडेड हो गए कि मैंने छोड़ना है या पुल करना है, उसमें आउट हो गए। सलमान अली आगा का जल्दी विकेट गिर जाना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ, बिकॉज वो एक खिलाड़ी है जो थ्रू आउट कंसिस्टेंटली स्कोर करता हुआ है और टेल के साथ स्कोर करता हुआ है। तो वहां पे चीज थी। अब यही अगर हम ये इसी चीज को अगर हम साउथ अफ्रीका की दूसरी इनिंग में रेप्लिकेट करते हैं तो उनकी भी चार विकेटें बड़े क्विक सक्सेशन में गिरी, जिसका हमें पता ही नहीं चला और हम अचानक मैच में वापस आ गए। सो दूसरी इनिंग्स में अगर हम देखें तो मोर और लेस दोनों टीमों के बैटिंग ऑर्डर के साथ वही मसले रहे कि एक एक पार्टनरशिप अच्छी लगी, जहां वो टूटी वहां पे फिर एक विकेट नहीं गिरी, उसके साथ 2-3 विकेटें और गिरी। सो वो एक चीज है। हाँ, पहली इनिंग्स के मामले में अगर देखा जाए तो हमारी बॉलिंग के हम कह सकते हैं कि हम ज्यादा नाकाम रहे, बिकॉज जो 90 रन एक पार्टनरशिप हो गई और उनका जो लोअर ऑर्डर पे एक ऑलराउंडर आके हमें 90 रन की इनिंग खेल गया, वहां पर एक विकेट गिर जाती तो मे बी वो 222, 23, 25 पे उनकी पहली इनिंग जो है वो लपेट की जा सकती थी। लेकिन वहां पे अब एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा हैं केप टाउन के हवाले से कि वहाँ की कंडीशन से रिलेटेड आपने बात की। थैंक यू सो मच राय साहब, हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, और सूरत हाल जो इस वक्त है केप टाउन रिलेटेड बता रहे थे और तब्दीलियों से रिलेटेड में गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे ही है, यहाँ पर लेते हैं जी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपको जबरदस्त सेगमेंट की तरफ लेके जाएंगे। विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम बात करेंगे एक ड्रामा निगार से और उनकी करियर के हवाले से जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कदम रखा, इस करियर का आगाज़ किया। हम बात करें नैना की, जिन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाए, मुजाहरा किया। अपनी सांवली रंगत और बासलाहियत अदाकारी के बावजूद उन्हें इस इंडस्ट्री में नाकामी का सामना भी करना पड़ा है, जहाँ सिर्फ डिमांड की जाती है गोरी रंगत और उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये इंडस्ट्री जो अक्सर गोरी रंगत को खूबसूरती और मकबूलियत का मेयार समझती है, उनके लिए एक चैलेंज भी बन गई थी। नैना जो अपनी सांवली रंगत और मुनफरिद शख्सियत के साथ बेशुमार सलाहियतों की भी मालिक हैं, रंगत की तासुब की वजह से वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी जिसकी वो मुस्तहिक थी। और आज हम उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में कि शोबिज़ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में मौजूद रंगत के मेयार के बारे में, कि क्या मौक़िफ़ है, क्या तवाज़ुन होना चाहिए और किस तरह से किन चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसी है। आज हमारे साथ नैना मौजूद हैं और नैना का काम जब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जो क्रिएटर होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं ना, उनको काम से दिलचस्पी होती है, ना कि रंगत से दिलचस्पी होती है। इसी वजह से आज हमारे साथ नैना मौजूद है। नैना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले बताइएगा कैसा रहा आपका नया साल और इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है आजकल? वालेकुम सलाम एंड हैप्पी न्यू ईयर। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? इंडस्ट्री में वही चल रहा है जो चलता रहता है। मेरा न्यू ईयर फॉर्चुनेटली इस दफा अच्छा था, क्योंकि जब से मैं कराची में आई हूँ तो वो एक जनरल सेलिब्रेशन का शायद यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट कम है। अदरवाइज लाहौर में इट्स लाइक यू जस्ट गो आउट एंड मीट एनीवन, तो यहाँ पर शायद वो जगह भी बंद हो जाती हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट न्यू ईयर ईव जिस पे मैं बाहर निकली थी। तो वैसे इट वाज ऑल वेल, और इतने लंबे चौड़े तारुफ का भी बहुत शुक्रिया, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आई वुड आस्क यू कि वो इस तरह नहीं, इस तरह है। श्योर हमने इसी वजह से तो आपसे आज डिस्कशन करनी है। एग्जैक्टली हम आपसे यही चीजें पूछना चाहते हैं कि आपने अपने करियर का आगाज किस तरह से किया और किन किन चैलेंजेस का सामना जो है वो आपको करना पड़ा है। वेल, करियर का आगाज इज लाइक काइंड ऑफ थोड़ा सा मेरे लिए ये जो मार्जिन है ये थोड़ा वेग हो जाता है, क्योंकि आई स्टार्टेड एक्टिंग व्हेन आई वाज 6 और मैं थिएटर से ताल्लुक रखती हूँ, और मुझे स्क्रीन पे आए हुए बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ। इट्स लाइक 3-4 years अभी। अच्छा। आई एम स्टिल न्यू। और जहाँ तक आप
मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेके सवाल करेंगे कि मुझे उसमें क्या इश्यूज पेश आए, तो वो आई थिंक anyone who have tan complexion in this society एग्जैक्टली बचपन से उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, बिकॉज दिस इज नॉट द वे कि मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे ये चीजें फेस करने को मिली थी. नो, इट वाज लाइक दिस सिंस एवर. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस में सेम चीज होती है जो आपको फेस करने को मिलती है. देखिए, हम किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते. वी डू हैव गोरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट इन दिस नेशन वी हैव दिस इशू बिकॉज वो एक जिस वक्त हम पे हुकूमत हुई थी तो वो एक सुपीरियॉरिटी के साथ हम लोगों ने एसोसिएट कर ली चीजें, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम जनरेशंस. तो आई मीन वो तो आपको हमेशा हर जगह प्रायोरिटाइज होते हुए दिखेंगे, या उनको प्रायोरिटी दी जाती है जो थोड़े फेयर कलर के होते हैं, उन लोगों को जी, जिनका स्किन कलर लाइट होता है. यहाँ आके भी मुझे सेम उसी तरह से थोड़ा इशू हुआ, क्योंकि देखिए प्रेफरेंसेस है ना लोगों की. अब अगर मैं ड्रामा या फिल्म मेकर्स की तरफ से सोचूं तो इवेंचुअली दिस इज देयर बिजनेस, और उनको वो दिखाना है जो लोग खरीदेंगे, ठीक है. लेकिन नैना, यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि वो भी दिखा सकते हैं क्योंकि दे आर पावरफुल पीपल ना, जो बड़े नेटवर्क से वो बहुत सारी चीजें they have that power, but the thing is कि eventually everyone is working for money, so they also think that way. And I understand. मेरा कॉन्सेप्ट जो इस बारे में है वो बिल्कुल ये नहीं है कि मैं I am accepting where I am. I have a very long route to go अभी. So the thing is कि if you keep your focus still, keep your head down and keep going towards it, eventually you will find a way. एब्सोल्युटली राइट. और नैना, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं इसी तरफ आ रहा था, आप अगर थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड को देखिए, वहाँ पे जो ड्रामाज आते हैं, सीजन्स आते हैं, वहाँ पे इस तरह का कॉम्प्लेक्शन हमें नजर नहीं आता, बल्कि इससे ज्यादा वो स्टोरी के ऊपर काम करते हैं, वो अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं और वो किसी भी शख्स को हीरो बना देते हैं. ये कल्चर हमारी तरफ कब आएगा, या कब हम इस तरह के ड्रामा स्टार्ट करेंगे जो सिर्फ गोरी रंगत और इस चीज से हमारी तरफ इस चीज का कॉन्सेप्ट आना थोड़ा मुश्किल है. उसकी वजह यह है कि हमारी, अगर आप देखिए हिस्ट्री, तो पहले हमारी इंडस्ट्री वाज लाइक, हमारी इंडस्ट्री एक बड़ा नाम थी, या अगर आप एंटरटेनमेंट के टाइम पे देखें तो हमारी चीजें कॉपी भी की जाती थी, आज भी होती हैं, बट वो एक अच्छा जो है ना बड़ा टाइम था हमारा. फिर हमारा एक फेज आया जिसमें हम बिल्कुल नीचे चले गए. अब ये इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हुई है, ठीक है. तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे प्रोग्रेसिव दिखेंगी, बट द थिंग इज कि ये जो अभी आप कह रहे हैं ना, इसको यहाँ आने के मतलब इट्स, हमारी ऑडियंस को हमारी इंडस्ट्री से वो चीज नहीं चाहिए. एग्जैक्टली. अच्छा नैना, ये बताएं कि अब ऐसी कौन से लम्हात थे या फिर ऐसी कौन सा टाइम था जब आपने फील किया कि आपके अंदर, यू आर कैपेबल, आपके अंदर इतनी सलाहियतें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको मौका नहीं दिया जा रहा या मिल नहीं रहा? Well, I was 6 when I started. So when I went on screen, I was still young, but I had a lot of experience. And when I saw people working around me, then I could see the flaws. तो वहां पर एक रियलाइजेशन होती है, या एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है, या आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके काम को ठीक तरह से रेट कर सकें, या आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको बिना किसी फिल्टर के बता सकें, जिनको सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करनी होती. सो आप जब इस तरह की सेटिंग्स में बैठते हैं और ऐसी सेटिंग्स में काम शुरू करते हैं, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल अबाउट द, you know, I got the good directors, I got good scripts,
एंड मुझे खुशी होती है जिस वक्त मुझे कॉल आती है और कोई मुझे ये कहता है कि जी ये एक मुश्किल कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई वी आर अप्रोचिंग यू. So that means कि I have that capacity to do it. I have that capability to perform that character. और honestly speaking वो screen पे है या वो stage पे है, that actually doesn't matter. Yes, money wise it does, but it doesn't matter for me क्योंकि I am actually looking forward to work on good scripts. वो उसका medium कुछ भी हो सकता है. एक अच्छी script, मतलब अगर मैंने अपनी ऑडियंस में 50 लोगों को भी देखने पर मजबूर कर दिया है, दैट मींस कि आई एम डूइंग समथिंग रियली गुड. एग्जैक्टली. ठीक हो गया नैना. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. नैना हमारे साथ मौजूद थी और अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बात, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात कर रही थी और स्पेशली जो हमारी शोबिस इंडस्ट्री है इस हवाले से बात कर रही थी. ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. उसके बाद हम आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि 2025 कैसा रहेगा. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू शो. अब हम बात करेंगे कि हमारा साल 2025 कैसा रहेगा. तमाम तर सितारों के हवाले से बात करेंगे. वैसे तो ये हम मंडे को करते हैं लेकिन आज पहला दिन है साल का, तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे अपने फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, आपके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी से. दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे. आज हम कार्ड ऑफ द ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि लग्जरी हमारे पास भी होनी चाहिए कि हसनैन लियाकत का और गजल अशरफ का कार्ड ऑफ द ईयर क्या होगा. जनाब आपका बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह आप बड़ी दुनिया को मोहब्बतें समेटते हैं, देते हैं और इकट्ठी करते हैं और 25 के आगाज में ही लगता है आपने बहुत कुछ करने का ठाना हुआ है. तो गजल का तो कार्ड ऑफ द ईयर 2025 में निकालने ही लगा हूं कि गजल का कार्ड ऑफ द ईयर, गजल का 2 एनर्जी. गजल एक बार याद रखना, इस साल में आपने अपने हासदीन से बच के रहना है. दुनिया आपकी दुश्मन नजर आती है मुझे और नजरे बद से बचना है. मैं आपको मशवरा देता हूँ, करना क्या है. देखो यहाँ पे ये है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक, सिर्फ मैं पर्सनली बात आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी का अटैक आ रहा है. किस वजह से आ रहा है? आपकी तरक्की की वजह से, आपकी कामयाबियों की वजह से, आपकी सलाहियतों की वजह से. तो वहां पे आप अपने आप को बचा के रखना 2025 में, क्योंकि आपको बहुत कुछ मुकद्दर, तकदीर, सितारे बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं. लेकिन वहीं पे आपको नजरे बद और हासिल से बच के रहना है. गजल की तो ये एनर्जी है जनाब. और हसनैन हमारी जान, हसनैन की क्या 2025 में एनर्जी है. कार्ड ऑफ द ईयर हसनैन का क्या नजर आता है. तो हसनैन, बिलाशुबा आप जिस शोबे पे जहां बैठे हुए अपना नाम कमाओगे, ये कार्ड है एक पावर्स का, एक इंट्यूशन का, एक हेल्प का. पैसे आपके जरूर बढ़ेंगे, अगर ना बढ़ाएंगे ये तो मुझसे ले लेना, मैं आपको ये यहाँ पे जबरदस्त हसनैन एनर्जी नजर आती है. और यहाँ पे एक और एनर्जी की बात करें, मैं आपको एक मशवरा दूंगा हसनैन. वो लोग जो मक्कारी करते हैं, वो लोग जो आपको दिखाएंगे कुछ होगा कुछ, उनसे बच के रहना है. ये आपके लिए जिस तरह उनके लिए है, इस तरह ये है कि आपको जो दिखाया जाएगा ना उसकी जांच पड़ताल करनी है 2025 में. यानी कि आपको जो कुछ इनको दिखाया जाएगा वो इसके ऑपोजिट देखें, है ना, फिर ये होगा. नहीं, वो ये कर लेंगे. इनकी बड़ी जबरदस्त इंट्यूशन है. इनको पता चल जाता है कि कौन किधर क्या सोच रहा है क्या. मगर ये है कि यहाँ पे इनको एहतियात करना है कि जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता. सही, ठीक हो गया सर. थैंक यू सो मच दाऊद भाई, आपने सबसे पहले हमारा और गजल का बताया. आप जरा थोड़ा सा एरीज की जानिब बढ़ते हैं. इनका कार्ड ऑफ द ईयर क्या होगा? अच्छा जी, एरीज बुर्ज हमल वालों का 2025 का कार्ड ऑफ द ईयर, आपके पास सक्सेस, कामयाबी और बहुत जबरदस्त एनर्जी है एरीज वालों की. एरीज वाले बड़े बड़े फैसले करने जा रहे हैं. एरीज वाले अगर 2025 को सही अवेल कर लें तो यकीन जाने इनके जो पिछले दुख थे वो दुख दर्दें दूर हो जाएंगी, क्योंकि मास की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है और प्लस एरीज वालों के पास जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है. और सेकंड कार्ड की भी एनर्जी में एस ऑफ कप है. तो एरीज वाले वक्त का ज़िया ना करें. और मैसेज ऑफ द ईयर भी एरीज वालों के लिए है कि आस्क
फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि औरों को भी अपने साथ अटैच करके उनसे भी हेल्प लें। तो एरीज वाले बाकमाल लोग इस साल नजर आते हैं। और टॉरस वाले? बुर्सौर 21 अप्रैल था, 21 में बुर्सौर वालों का कार्ड ऑफ द ईयर देखते हैं जी। बुर्सौर वालों का 2025 का कार्ड ऑफ द ईयर, किंग ऑफ कप। बुर्सौर वाले जो चाहते हैं कमा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, बिलाशुबा बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ पे मैं एक और चीज भी बुर्ज सौर वालों को बताता जाऊं, यहाँ ये मैं अपनी एक खास प्रिडिक्शंस में है कि बुर्ज सौर वालों को 2025 में क्या नहीं करना। तो 2025 में बुर्ज सौर वालों को क्या नहीं करना, डबल माइंडेड नहीं होना। बिलाशुबा आप डबल माइंडेड ना हो, सौर वाले, और कामयाबियां समेटेंगे। इसका मतलब है कि आपको कुदरत मौका देगी 2025 में और आप वो मौका अवेल करेंगे। तो बस हौसला रखना है, डबल माइंडेड नहीं होना। और एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानियां आज मेरे लिए दाऊद जी अच्छी खबरें लेके आए। वैसे मैंने कहा था स्टार्स में नाम नहीं लेने, लेकिन मेरा स्टार भी अच्छा और मेरा वो नाम वाला भी अच्छा है ना। हाँ एग्जैक्टली, अच्छी खबरें। अच्छा सर, जेमिनाइज बुर्ज जोधा 22 मई ता 21 जून स्यारा तारद अंसर बादी हवा। देखें 2025 9 मार्च है और हवा और आग की अगर बन जाए तो क्या कमाल होता है। तो बुर्ज जोधा का 2025 का कार्ड ऑफ द ईयर। अच्छा जी, बुर्ज जोधा वाले किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं, 2025 में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये डिस्टर्बेंस क्या होगी ये देखते हैं जी। ये डिस्टर्बेंस होगी कुछ माली मामलात की वजह से। क्या ये इस डिस्टर्बेंस से लड़ पाएंगे? तो बिल्कुल लड़ पाएंगे। आप परेशान हैं बुर्ज जोधा वाले 2025 में, लेकिन आप इस मुश्किल से निकलेंगे। सेकंड एनर्जी की बात करूं तो वही बात कि आपका दुश्मन आपके रास्ते में रुकावट बनेगा। ये कि बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा अपनों में दुश्मन है जो कि आपके पैसों के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर रुकावट बन के खड़ा नजर आता है। कि आप इससे निकल जाएंगे, निबट जाएंगे, तो वो भी कार्ड निकालेंगे। बिल्कुल ना सिर्फ निपटेंगे बल्कि आपका कद काट तरक्की में इजाफा। और यहां पे देखें कि आपको मैसेज ऑफ द ईयर में क्या मैसेज है। तो यहाँ पे भी है जी, नो नीड नो वरी, ना परेशान हो, आपके साथ अल्लाह ताला साथ खड़े हैं। सही। और कैंसर के हवाले से बताइए। कैंसर आंसर आबी वाटर साइन 22 जून तक 23 जुलाई। तो कैंसर वालों का 2025 3 कार्ड्स की एनर्जी से कैसा होने जा रहा है। तो कैंसर वाले जो हैं, अच्छा ये आपके लिए एहतियात है कि अगर आप 2025 में कामयाब होना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी का साथ बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको बचा सकती है। सेकंड कार्ड में सोच विचार और ऑप्शंस है, और थर्ड कार्ड में प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है, और खासकर कैंसर वाले अपने काम रात के वक्त ही बजाय दिन को मुकम्मल करें। अच्छा, थर्ड कार्ड जो आपका नेगेटिव है कैंसर वालों का, इसकी वजह क्या है इसको देखते हैं। कि वजह यह है कि लोगों की बातें, गलत बातों में आना आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। जो लोग आपको बातें करें या आपके बारे में सोचें, उनकी अच्छे तरीके से छानबीन कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त एनर्जी रहेगी। कैंसर वालों की सेकंड कार्ड की एनर्जी से अगर मैं बात करूं तो आपके पास 2025 में 2 रास्ते होंगे। उन 2 रास्तों में से एक को सिलेक्ट करना है। क्या आप जो रास्ता सिलेक्ट करेंगे वो आपके हक में होगा? तो बिल्कुल आपके हक में होगा। तो ये सूरत हाल और ये एनर्जी रहेगी कैंसर वालों की। और मैसेज है आप लोगों के लिए यहाँ पे, द सिचुएशन विल इंप्रूव। जो सूरत हाल है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो अच्छी खबर है आपके लिए। ठीक हो गया। लियो सर, लियो बुर्ज असद आशी 24 जुलाई था 23 अगस्त। तो लियो वालों की 2025 की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो लियो वालों का 2025 किस तरफ होने जा रहा है। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एनर्जी है लियो वालों की। यहाँ पे एक जज्बा है, एक हिम्मत है, एक जोश है, कर्ज है, वो आप हासिल करेंगे लियो वाले। शम्स की एनर्जी है। देखें जिस तरह आपका एरीज वालों की एनर्जी थी कि वहां पे मार्स था, आतिशी था, यहाँ पे भी आपका जस्टिस है, इंसाफ है, बैलेंस है,
मामलात में जबरदस्त मदद है। इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो जरूर करवाएं, हालात बड़े जबरदस्त नजर आते हैं, कामयाबियां समेटेंगे। और मैसेज में ये है कि मुश्किलों से निकलने की भरपूर कोशिश करें, कुछ मुश्किल बड़ी भी आ सकती है। और सॉरी, कुछ चीजें आपकी जिंदगी से अनलाइकली नेगेटिव निकलेगा। नेगेटिव निकालने के लिए आपको प्लान करना चाहिए, और ये प्लान आपको अभी से करना है, खासकर फरवरी और मार्च में। तो वो जो लोग आपको प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएंगे, लियो वालों को, उनको आपने मार्च से अपनी जिंदगी से निकाल देना है। ठीक, विर्गो सर थोड़ा सा आप स्पीडी कीजिएगा क्योंकि हमारे पास 7 से 8 मिनट बाकी हैं। बिल्कुल जनाब, विर्गो का जो है 2025, विर्गो की बड़ी जबरदस्त शुरुआत होगी, नेगेटिविटी निकलेगी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। विर्गो वालों का 2025 जो है मोहब्बत से मुतल्लिका बड़ी जबरदस्त एनर्जी है, लव कार्ड है। आपसे लोग मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, कामयाबियां समेटेंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और मैसेज है विर्गो वालों के लिए, कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो फिर आपको फायदे मिलेंगे। और लिब्रा के हवाले से, लिब्रा का 2025 कैसा रहेगा? तो लिब्रा वाले किसी भी बात को अपने दिल पर ना लें। डिसार्ट नजर आते हैं पहले मार्च तक, लेकिन ये डिसार्ट आप होना छोड़ दें, क्योंकि आगे आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। और थर्ड में आपके पास बड़ी जबरदस्त मदद होगी, आपकी वालिदा या आपके चाहने वालों में से कोई आपको बड़ी मुश्किल से निकालेगा। और मैसेज आपके लिए है कि गेट मोर इंफॉर्मेशन, यानी कि 2025 में अपने हालात को बेहतर करने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करें। ठीक हो गया। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों का 2025, स्कॉर्पियो वाले बड़ी नेगेटिविटी से निकलते हुए और फाइट करते हुए नजर आते हैं 2025 में। और ये फाइटिंग क्या है? फाइटिंग है अपने माली मामला से मुतल्लिका, अपने कैरियर से मुतल्लिका, और क्या इसको डील कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त डील करेंगे, फाइटिंग कर रहे हैं 2025 में। और स्कॉर्पियो को घर मिल सकता है, आपका बिजनेस बढ़ सकता है, आपकी शादी जिनकी रुकी हुई है उनको बड़ा जबरदस्त रहेगा। और जनाब यहाँ पे कुछ चीजें जो आप कहते हैं कि हल हो जाएंगी, अभी उनका जवाब नो में है। किसी से हेल्प लें, स्पिरिचुअल हेल्प लें। सेजिटेरियस के हवाले से बताइएगा, वालों का 2025 कैसा रहेगा? तो काम कर रहे हैं, सेजिटेरियस वाले कामों में मसरूफ नजर आते हैं। और आपके लिए 2025 में नसीहत ही ये है कि आप कामों में लगे रहें, क्योंकि सेजिटेरियस वालों के कामों में डिले नजर आता है, नेगेटिविटी नजर आती है, और कई वजूहात की वजह से वो कंफ्यूज नजर आते हैं कि हम फैसला कोई जो करना चाहते हैं करें या ना करें, क्या ये फैसला इनके हक में होगा? नहीं, इसके फैसले के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपको बड़ी आंख कान खुले रखना पड़ेंगे, फिर आप ये साल बहुत जबरदस्त गुजारेंगे। और यहाँ पे आपको एनर्जी मिल रही है कि अगर आपने फैसला कर लिया कि चीजें अपने तरीके से करेंगे तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता, और वो कर लेंगे आप। क्योंकि मैसेज भी यहाँ पे आपको है ट्रस्ट का, तो आपको किसी ना किसी तरीके से लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का 2025 बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। रुकावट आपकी ये आएगी कि आपका अकेलापन, उदासी और नेगेटिविटी आपके काम रोकेगी। ओवरऑल आपके पुराने काम होना शुरू हो जाएंगे और नए कामों में आपको बड़ा जबरदस्त एनर्जेटिक नजर आ रहा है आपका मामला। और कैप्रिकॉर्न का कार्ड ऑफ द ईयर में यह है कि कैप्रिकॉर्न वालों के जो है जो लोग इनको नुकसान पहुंचाएंगे, इनकी तरक्की से नाला होंगे, इनको नेगेटिविटी पहुंचाएंगे। यहाँ पे 3 माउस है, इसका मतलब है कि इनके लिए कोई बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है। क्या इससे निकल पाएंगे ये? तो बिल्कुल निकल पाएंगे, क्योंकि ये निकलना ही इनकी स्पिरिचुअलिटी और रूहानी ताकत से है। और इसलिए इनको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करना चाहिए 2025 में। मैसेज है आस्क योर एंजल्स, अपने गुरु को, अपने वज़ाइफ को, अपनी रूहानियत को, अपने माँ को, बाप को हेल्प के लिए बुलाएं, ताकि दुआ करें, यानी कि दुआ से हेल्प लें कैप्रिकॉर्न वाले। 2025 एक्वेरियस के हवाले से बताइएगा जल्दी से दाऊद जी। 25 माली मामला से मुतल्लिका बड़ा पॉजिटिव है, पार्टनरशिप हो सकती है, उदासी और नेगेटिविटी निकलेगी और एंड ऑफ द ईयर उदासी रहेगी। और एक्वेरियस वाले जो है बड़ी स्पिरिचुअल पावर हासिल कर रहे हैं। और मैसेज ऑफ द ईयर है कि आप लोग तहम्मुल से मामलात को लेकर चलें।
ठीक हो गया सर। पाइसिस वालों का 2025 बहुत जबरदस्त है। तुलबा तालबात के लिए बड़ी जबरदस्त मदद है और यहाँ पे अग्रेसिव किसी बात को लेकर नजर आते हैं। अग्रेसिव किस बात को लेकर? आप डबल माइंडेड है किसी बात को, और डबल माइंडेड है अपनी शादी से मुतल्लिका और फैमिली से मुतल्लिका। वो मसला आपका हल हो सकता है। और यहाँ पे आप लोगों के फिश की ही एनर्जी है, तो इसका मतलब आपके पैसे में बहुत जबरदस्त इजाफा। गोल्ड लें, घर खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें। और मैसेज है आप लोगों का 2025 का, बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ी खुशहाली और तब्दीली नजर आती है। ठीक हो गया सर। अच्छा, मुल्क की सियासत के हवाले से बात करें तो मंजरनामे में कोई आपको बेहतरी होती हुई नजर आ रही है? और मईशत के हवाले से बताइएगा। तो देखते हैं जनाब हसनैन के पाकिस्तान का 2025 में जो है मुआशरत के मामला या ओवरऑल पाकिस्तान की एनर्जी क्या नजर आती है। तो 2025 में पाकिस्तान की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो पाकिस्तान के दुश्मन तो बढ़ेंगे, फाइटिंग है, क्योंकि ये है कि चैलेंज, बड़े चैलेंज का सामना, लेकिन ये चैलेंज सारे सॉल्व होंगे। और क्योंकि यहाँ पे हेल्प है, बाहर से मदद है, एड है, तो मैं कहता हूं 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। ठीक हो गया सर। थोड़ा सा आखिर में मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, क्या पाकिस्तान जीत पाएगा? पाकिस्तान की एनर्जी क्या चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से नजर आती है? तो पाकिस्तान की एनर्जी बिल्कुल अच्छी एनर्जी है और पाकिस्तान आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगर डे एंड नाइट मैच होंगे तो नाइट की एनर्जी पाकिस्तान के हक में होगी, डे की बजाय। ओवरऑल पाकिस्तान का कद काट और टीम मजबूत नजर आएगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे। वैसे भी दाऊद जी के इल्म को हम बहुत ज़्यादा सराहते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स थे, जो आज वाला था और कल भी जब हम अपने पैनल सेगमेंट्स नजर आता है। एग्जैक्टली हम डिस्कस कर रहे थे तो वैसे भी हम इनको याद कर रहे थे। और आज जो है वो जिस तरह से उन्होंने एक एक कार्ड के बारे में बताया कि कैसी एनर्जी रहेगी, क्या मैसेज है, यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मतलब खत्म हो गया है। हुआ चाहता है। वो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ना, सोहबत का असर है, तो वो मुझे वाकई हो गया। मुझे, हसनैन को, हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे जबरदस्त सेगमेंट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।